बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के दिन ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, यानी कि 28 मई को पाकिस्तान ने इंडिया ने जो धमाके किए थे उसके मुकाबले में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एटमी धमाके किए। बहरहाल पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की थी, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ मिलकर काम किया उनकी थी। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नवाज शरीफ साहब की थी। बहरहाल हर एक पार्टी अपनी अपनी तरफ से ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अगर हम पाकिस्तानी कौम की बात करें तो वो ज़्यादातर लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनकी टीम को क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया और पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हम बात करें तो वो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को देते हैं क्योंकि नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उनका ये कहना है कि जो धमाके किए गए इसमें मेरा बहुत ज़्यादा अमल दखल था, मेरी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अमेरिका के सदर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उनका ये कहना है कि मुझे करोड़ों डॉलर की ऑफर की गई, अरबों में ऑफर की गई कि मैं एटमी धमाके ना करूं, लेकिन मैंने पाकिस्तान की खातिर एटमी धमाके किए और मैंने जो मुझे ऑफर की गई थी मैंने उसको ठुकरा दिया। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो अपनी तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन मैं कहता हूं कि जो कोई भी इसका क्रेडिट ले, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का बनता है क्योंकि उन्होंने और उनकी टीम ने जिस तरीके से दिन रात एक किया, मेहनत की और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, इसमें हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, आज के दिन के हवाले से एक बड़ी बात यह भी है कि सरकारी तौर पर यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर आज पूरे पाकिस्तान में छुट्टी मनाई गई कि आज यौम तकबीर है, आज 28 मई है, लिहाजा आप पूरी पाकिस्तानी कौम इंजॉय करें, चिल मारें, छुट्टी करें। अब मुझे यहां ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस छुट्टी करने का मकसद क्या था। देखिए, क्या हम बहुत मालदार हो गए हैं, हमारे मामलात हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, क्या मुल्क से गुर्बत खत्म हो गई है, मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा था वो उतर चुका हुआ है, क्या हमने अब दूसरे ममालिक को कर्जा देना शुरू कर दिया है? ये बड़ी अजीब बात है कि 28 मई को छुट्टी कर दी गई और उस वक्त से लेके अब तक हम देखें तो ऑलमोस्ट 26 साल गुजर गए, लेकिन 26 सालों में एक दफा भी सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के वजीर आज़म बने, उनके दौरे हुकूमत में भी बड़ी दफा 28 मई आया, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी 28 मई गुजरा, लेकिन कभी भी 28 मई को छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। देखिए, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान जिस हद तक बेरोजगारी में डूबा हुआ है, गुर्बत में डूबा हुआ है, कारोबारी नुकसानात बहुत ज्यादा हो गए हैं, जमींदार चीख चिल्ला रहे हैं, बल्कि हर लिहाज से हम कर्जों के अंदर डूबे हुए हैं। गुर्बत का ये आलम है कि तकरीबन 12 से 13 करोड़ पाकिस्तान की ऐसी आबादी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। तो हमें तो फिर काम करना चाहिए, दिन रात काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें हफ्ते और इतवार को भी काम करना चाहिए, हमें ईद और शबरात को भी काम करना चाहिए। हमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि हम काम करें, दिन रात काम करें, इसको मैनेज करें, छुट्टी वाले दिन भी काम करें। हमें छुट्टियां खत्म करने की जरूरत है, छुट्टियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज का दिन छुट्टी करके आपने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया, कौन सा आपने ऐसा तीर चला दिया और क्या जरूरत थी आज के दिन छुट्टी करने की? देखिए, जो नई पाकिस्तानी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कम से कम उनको तो 28 मई के बारे में मालूमात होनी चाहिए ना। आपने छुट्टी करके पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। आज के दिन अगर प्रोग्राम रखे जाते, स्कूलों के अंदर प्रोग्राम रखे जाते, कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम रखे जाते, सेमिनार्स करवाए जाते, नई जनरेशन को ये पैगाम दिया जाता, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती कि आखिर 28 मई हुआ क्या था, एटमी धमाके क्यों किए गए, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, एटमी धमाके करना क्यों इतना जरूरी था। लेकिन हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा, कोई सेमिनार नहीं रखा, नई जनरेशन को हमने किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप यकीनन इस बात को समझते हैं कि एक छुट्टी करने से पाकिस्तान को कितना ज्यादा, कितने अरबों का नुकसान होता है। आज के दिन छुट्टी करके हमने कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा, हमने पाकिस्तान का नुकसान किया।
तो लिहाजा यौम तकबीर के हवाले से पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि हम एटमी ताकत बने, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर मैं सख्त तौर पर तनकीद करूंगा कि उन्होंने आज के दिन छुट्टी करके पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को मजीद 8 नए मुकदमात में नामजद कर लिया गया है और उनका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उनमें मुलव्वस किया गया है। अब ये वक़ुआ होता है 9 मई 2023 को, आज से तकरीबन 1 साल पहले, और 1 साल गुजरने के बाद अब उनको मजीद 9 मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने 9 मई के जो भी वाकयात हुए हैं उनमें वो मुलव्वस थे, अब भी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक उनके खिलाफ इल्जाम ये लगाया गया है कि मुलजम ने सोशल मीडिया पर वीडियोस और पैगामात जारी किए। अब क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब पैगामात जारी किए हैं? ये पैगामात अब जारी नहीं किए गए। ये पैगामात तो आज से तकरीबन 1 साल या उससे ज्यादा अरसा गुजर चुका है जब ये पैगामात जारी किए थे या जारी नहीं किए थे, ये एक अलग बात है, लेकिन इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद अब आप उनको मुकदमात में नामजद कर रहे हैं। चलिए उनकी कानूनी पोजीशन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हुआ हूं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को मजीद मुकदमात में नामजद किया जाएगा, और उसका पहला सबूत यह है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8 मुख्तलिफ मुकदमात बना दिए गए और उन्हें उन मुकदमात में नामजद भी कर दिया गया। इमरान खान को भी फिलहाल नहीं छोड़ा जाएगा। आल्दो के 9 मई के वाकयात के हवाले से बहुत सारे केसेस में उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, बहुत सारे केसेस में उनकी बरीयत हो चुकी है, और जो हाई प्रोफाइल केस हैं, इद्दत में निकाह वाला मामला है या साइफर केस है, उसकी समाअत भी अभी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हुई है। इद्दत में निकाह वाले केस में भी आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं और 29 मई को उसका फैसला मतवक्को है और होपफुली इमरान खान को उसमें बरी कर दिया जाएगा। साइफर केस की आज समाअत होनी थी, लेकिन समाअत नहीं हो सकी चूंकि आज छुट्टी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि आज छुट्टी सिर्फ इस वजह से की गई ताकि इमरान खान की साइफर केस में जो आज समाअत होनी थी वो ना हो सके। लेकिन बहरहाल ये तो पार्टीज इस तरह की बातें करती रहती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। अगर साइफर केस की समाअत आज नहीं हो सकी तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। कल कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उसमें कुछ में उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, कुछ में उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो चुकी है, और ये जो 2 बड़े बड़े केस हैं यानी कि साइफर केस और इद्दत में निकाह वाला केस, इसमें भी इमरान खान की डेफिनेटली बरीयत हो जाएगी। लेकिन इमरान खान को इसके बावजूद भी रिहा नहीं किया जाएगा और अगेन उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे और कुछ नए मुकदमात में उनको नामजद भी कर लिया जाएगा। मतलब कि इमरान खान की रिहाई का इम्कान फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हरहाल अदालत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है, लेकिन अदालत के हुक्म पर चूंकि उन्हें अडयाला जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उनसे जो भी तफ्तीश की जाएगी वो बदरिया वीडियो लिंक की जाएगी और तफ्तीश पूरी हो जाने के बाद 5 जून को अदालत के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अब जितने भी नए मुकदमात बनाए गए हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर होता है कि जब भी कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो उसे फौरी तौर पर मुकदमे में नामजद कर दिया जाए, और अगर फौरी तौर पर उसे मुकदमे में नामजद ना कर दिया जाए, मतलब कि कुछ वक्त गुजर जाए, कुछ दिन, महीने या साल गुजर जाए, और उसके बाद अगर उसे मुकदमात में नामजद कर दिया जाए तो उस केसेस की कोई भी हैसियत नहीं होती। अब जो भी नए मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बनाए गए हैं इसमें डेफिनेटली रिमांड पूरा हो जाने के बाद उनको जुडिशियल कर दिया जाएगा, और जुडिशियल हो जाने के बाद जैसे ही आफ्टर अरेस्ट बेल फाइल की जाएगी तो उनकी जमानत फौरी तौर पर मंजूर हो जाएगी। इसमें मैं ये भी समझता हूं कि अगर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के लिए एप्लीकेशन दी जाए तो डेफिनेटली इसमें वो बरी भी हो जाएंगे। और इसमें तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप उनकी बेल की तरफ भी ना जाएं, आप उनकी बरीयत की तरफ भी ना जाएं, आप एक क्वैशमेंट की पिटीशन यानी कि FIR के अखराज की एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करें तो हाई कोर्ट से वो पिटीशन मंजूर हो जाएगी और जितने भी नए मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया है वो FIR खारिज हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ एक नया क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चले ठीक है जी, शाह महमूद कुरैशी को नए 8 मुकदमात में नामजद कर लिया, अदालत अगर जमानत ले लेती है, बरी कर देती है, FIR खारिज हो जाती है, तो क्या शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात बना दिए जाते हैं और उन नए मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर हो जाती है या उनको बरी कर दिया जाता है, तो क्या फिर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा?
نہیں, ابھی فی الحال ایسا کوئی بھی چانس نظر نہیں آتا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ایک لمبے عرصے سے, یعنی کہ جس وقت سے لے کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس وقت سے لے کے وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ چند دنوں کے اندر نکل آئیں گے, وہ اگلے ہفتے کے اندر نکل آئیں گے, وہ ایک مہینے کے اندر نکل آئیں گے, وہ چھوٹی سے پہلے نکل آئیں گے, وہ بڑی سے پہلے نکل آئیں گے. فی الحال عمران خان کے رہا ہونے کا یا شاہ محمود قریشی کے رہا ہونے کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے. انہیں نئے مقدمات میں نامزد کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر نئے مقدمات میں نامزد کیا جائے گا, اس کے بعد پھر نئے مقدمات میں نامزد کیا جائے گا. مطلب کہ ابھی فی الحال ان کی رہائی کا کوئی بھی ایسا امکان نظر نہیں آتا. اچھا, اس کے علاوہ جی نواز شریف آج پاکستان مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکے ہیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر تھے, انہوں نے صدارت چھوڑ دی, اور آج نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکے ہیں, یعنی کہ ان کے مقابلے میں کسی بھی شخص نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. تو اس پر بہت سارے لوگوں نے اپنا ملا جلا رد عمل دیا. کچھ لوگوں نے نواز شریف کی حمایت میں بات کی, کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت میں بات کی. اس میں بہت سارے لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی. اس میں سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم ہونے کے خلاف ایک پٹیشن چل رہی تھی, اور اس میں چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بلا مقابلہ منتخب ہونا تو نہ ہوا, آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملا. چونکہ نواز شریف صاحب بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے مریم نواز کو چھچوری خاتون کا لقب دے دیا. 2-3 دن پہلے سرگودا کے اندر ایک توہین مذہب کا واقعہ ہوا, جس میں ایک مسیحی خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا, ہجوم اس مسیحی گھر کے اندر داخل ہو گیا, نقصان پہنچایا, تشدد کیا گیا, بہرحال توڑ پھوڑ کی گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اوپر رؤف حسن صاحب نے یہ جو سارا واقعہ ہوا اس کی مذمت کی, اور کہا کہ پنجاب میں انتخاب ہاری ہوئی ایک چھچوری خاتون شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کی بجائے اپنے ٹک ٹاک کے شوق پورے کرنے میں لگی ہوئی ہے. میں یہاں رؤف حسن صاحب کے اس رویے اور ان الفاظ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ آپ کا یہ رویہ مناسب نہیں ہے. آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں, ناراضگی ہو سکتی ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے, واٹ ایور آپ کا جو بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے الفاظ آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. آپ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیسی ہے, آپ کا کریکٹر کیسا ہے, آپ کا خاندان کیسا ہے. رؤف حسن صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہیں, ان سے میں اس طرح کی بالکل بھی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایک خاتون کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. تو بہرحال رؤف حسن صاحب نے جو یہ چھچوری خاتون کا مریم نواز کے بارے میں لفظ استعمال کیا, اس کی مذمت کی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر آپ اپنی سیاست ضرور کریں, تنقید ضرور کریں, اختلاف ضرور کریں, آپ جو مرضی کریں, لیکن کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کے توہین آمیز الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.